Dear student, in this video lecture, I am going to discuss meiosis division. माइटोसिस डिवीजन हम डिस्कस कर चुके हैं और माइटोसिस में हमने देखा कि जो भी क्रोमोसोम है वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि डॉटर और मदर सेल दोनों के अंदर क्रोमोसोम की संख्या इक्वल होती है। किसी तरीके का जेनेटिक वेरिएशन डेवलप नहीं होता अगर हम म्यूटेशन को साइड कर दें तो, ठीक है। अब मियोसिस में थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल पार्ट देखा जाए तो मियोसिस जो टर्म है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, फार्मर और मूर। फार्मर और मूर ने ट्रेडेस्कैंसिया एक प्लांट है उसमें सबसे पहले इसको देखा था, राइट। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए हैं वैन बेनेडेन, विनी वॉल्टर एंड स्ट्रासबर्गर। इन्होंने इसको मियोसिस को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया और किसके अंदर स्टडी किया? सी अर्चिन के एग के अंदर, राइट। ये कुछ हिस्टोरिकल पार्ट है। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है मियोसाइट। तो मियोसाइट कहते हैं कि जो सेल आगे मियोसिस में परफॉर्म करने जा रही है, जो एंटर करेगी मियोसिस में, ऐसी सेल मियोसाइट कहलाती हैं, राइट। अब मियोसिस जो है यहाँ पे हो क्या रहा है? माइटोसिस में जैसे हमने देखा कि एक बार कैरियोकाइनेसिस होगा और एक बार साइटोकाइनेसिस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस एक ही बार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मियोसिस में 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉलोड बाय 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब यहाँ पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एक ही बार होगा, लेकिन क्रोमोसोम यहाँ 2 बार टूटेंगे। जबकि माइटोसिस में हमने क्या देखा था? माइटोसिस में हमने ये देखा था कि 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉलोड बाय 1 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन ओनली। मतलब वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी एक ही बार हो रहा था और क्रोमोसोम टूट भी एक ही बार रहे थे, जो कि सेंट्रोमियर से टूट रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम 2 बार टूटेंगे और ये जो 2 बार टूटेंगे, एक बार तो क्रोमोसोम मतलब पहली बार जो टूटेंगे वो तो होमोलॉगस क्रोमोसोम टूटेंगे, राइट। और दूसरी बार जो क्रोमोसोम टूटेंगे होमोलॉगस के अलावा, दूसरी बार जो टूटेंगे वो सेंट्रोमियर से टूटेंगे, राइट। तो ये सेग्रीगेशन 2 पॉइंट से होता है यहाँ पे। पहली बार तो होमोलॉगस पेयर टूटेंगे और दूसरी बार सेंट्रोमियर टूटेगा। अब कैसे टूटेंगे वो आगे हम मियोसिस में देखेंगे। अब मियोसिस को अगर हम थोड़ा सा क्लासीफाई करके देखें, मतलब किस तरीके से ये हो रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइप का मियोसिस होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस जो है वो 2 पार्ट में हो रहा है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। मियोसिस जो 1 है वो रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अगर मदर सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 2n है तो डॉटर सेल में उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। मियोसिस 2 को अगर हम देखें तो मियोसिस 2 में क्रोमोसोम की संख्या पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे जो सी वैल्यू है, सी वैल्यू कहते हैं हम अमाउंट ऑफ डीएनए में, कि मतलब उस पर्टिकुलर सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हाफ होती है, राइट। अब ये सी वैल्यू, क्रोमोसोम नंबर किस तरीके से हाफ हो रहे हैं, ये चीज मैं क्रोमोसोम नंबर चेंज एंड डीएनए अमाउंट चेंज का जो मेरा वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर, उसमें आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ कि क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए किस तरीके से चेंज होते हैं मियोसिस में। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि मियोसिस जो टर्मिनोलॉजी है उसको किसने दिया, फिर मियोसिस कितने टाइप का है, फिर किस टाइप का इवेंट हो रहा है, राइट। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम ये देखेंगे कि भाई जो मियोसिस है, ये मियोसिस 2 टाइप का है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यहाँ पे जो मियोसिस 1 है ये 2 टाइप का, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। वैसे ही मियोसिस 2, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2, ठीक है। अब यहाँ मियोसिस 1 में जो कैरियोकाइनेसिस 1 है, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो 4 फेज में होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वो सबसे लंबी फेज होती है और इसीलिए इसको 5 सब फेज में बांट दिया गया है। और ये 5 छोटी सब फेज कौन कौन सी हैं? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस करेगी, साइटोकाइनेसिस 1। पहली बार जो साइटोकाइनेसिस होगा वो साइटोकाइनेसिस 1। अब कुछ सेल में साइटोकाइनेसिस 1 होता है, कुछ में नहीं होता। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस 1 होगा, प्लांट सेल में यूजुअली साइटोकाइनेसिस 1 नहीं होता, डायरेक्टली वो मियोसिस 2 में एंटर कर जाती है। ये आगे हम डिटेल देखेंगे।
फिर मियोसिस 2 को फिर से वही कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2 दो भागों में बांटा गया है। कैरियोकाइनेसिस जो 2 है वो फिर से 4 फेज में बांटा गया है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। और फिर साइटोकाइनेसिस 2 जहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये मियोसिस 2 है ये माइटोसिस के जैसा ही है, मतलब जिस तरीके का जो इवेंट माइटोसिस में पढ़ते हैं वो मियोसिस 2 में होते हैं। मियोसिस 1 थोड़ा अलग है, वो किस तरीके से अलग है वो हम देखेंगे। दोनों मियोसिस के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेज में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ देखी गई हैं। बट ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है कि दो मियोसिस मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो फेज है उसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं या इंट्रामियोटिक इंटरफेज कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ डीएनए रेप्लिकेट होगा क्योंकि सेल यहाँ रेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। नो डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ किसी तरीके का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ सेल जो है थोड़ा सा तैयारियां जरूर कर रही है, लेकिन वो तैयारियां किन किन चीज़ों की कर रही है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मियोसिस का एक ओवरव्यू है जिसको हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मियोसिस 1 पढ़ेंगे, उसके बाद मियोसिस 2 पढ़ेंगे। मियोसिस 1 में हम कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1 पढ़ेंगे पहले, और फिर हम मियोसिस 2 पे आएंगे। मियोसिस 2 हम बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उसका कारण है कि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस के जैसा ही है, मतलब समसूत्री विभाजन के जैसा ही है, और हम समसूत्री विभाजन या माइटोसिस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा यहाँ पे मेनली जो फोकस रहेगा वो मियोसिस 1 पे रहेगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि भाई मियोसिस 1 जो है वो किस तरीके से डिवीजन करता है, ये थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि मियोसिस जो 1 है वो किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मियोसिस 1 में थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहली जो फेज है वो है प्रोफेज 1, ठीक है। तो प्रोफेज 1 जो है वो सबसे लंबी फेज मानी गई है मियोसिस की, ये हमेशा याद रखना, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज है, राइट। तो मियोसिस का सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज कौन सा है? प्रोफेज 1 है, और सबसे लंबा भी यही है। और इनफैक्ट माइटोसिस में जो हम प्रोफेज पढ़ते हैं ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है वो माइटोसिस के प्रोफेज से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसकी स्टडी के लिए इसको 5 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। और इसमें जो पहली सब स्टेज है वो कौन सी है? लैक्टोटीन सब स्टेज। तो प्रोफेज 1 को 5 जो सब स्टेज में बांटा गया उसमें जो पहली सब स्टेज है वो है लैक्टोटीन। अब लैक्टोटीन को लैक्टोटीन क्यों कहते हैं? लैक्टोज मीन्स होता है थिन और नीमा मीन्स होता है थ्रेड, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम धागे जैसे दिखने लग गए हैं, राइट। क्रोमोसोम यहाँ लंबे हैं, पतले भी हैं, थिनेस्ट हैं, लॉन्गेस्ट हैं, लेकिन वो ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो ओवरऑल अपीयरेंस कैसा आ रहा है? थ्रेड लाइक आ रहा है। और थ्रेड लाइक अपीयरेंस के कारण यहाँ पे इनको इस सब स्टेज को लैक्टोटीन सब स्टेज बोला गया है। यहाँ पे कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम का और कॉइलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और कंडेंसेशन स्टार्ट होने के कारण धीरे धीरे क्रोमोसोम इस तरीके से धागे जैसी स्ट्रक्चर्स में आ रहे हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये सेल का नहीं है, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है, क्योंकि सेल के बाहर की स्ट्रक्चर पे तो अभी कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, राइट। तो ये बाहर की जो स्ट्रक्चर अब मैंने सेल बनाई है ये सेल है, और ये जो अंदर स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो धागे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्रोमोसोम इस तरीके से धागे जैसे अपीयर होने लग गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल जो क्रोमोसोम है वो एक सिंगल क्रोमेटिड आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से जो यहाँ, हालांकि इसको ये जो इस तरीके से जो धागे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें खास बात ये है कि इनके जो टीलोमर एंड होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ अपीयर होते हैं, राइट। तो इस मतलब एक स्पेसिफिक अपीयरेंस को
जहाँ पे जो टीलोमर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जो अरेंज होते हैं, इसको कहते हैं बुकेट स्टेज, क्योंकि जो हम बुके देते हैं उसके जैसा अपीयरेंस आने लगता है। तो ये टर्मिनोलॉजी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बुकेट स्टेज क्रोमोसोम का जो फेज है वो किस सब स्टेज में आता है लैक्टोटीन में। यहाँ पे क्रोमोसोम धागे जैसे अपीयर होने लग गए हैं और वो इस तरीके की अपीयरेंस में आने लग गए हैं कि अब उनको लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इससे पहले जो क्रोमोसोम थे, जैसे अगर आप लैक्टोटीन से पहले न्यूक्लियस को देखते तो वहाँ पे क्रोमोसोम आपको इस तरीके से एक नेटवर्क जैसे दिखते, इस तरीके से। तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम की कोई आइडेंटिटी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन लैक्टोटीन में आने पे क्रोमोसोम देखो अलग अलग होने लगे और उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन आप कर पाते हो। और ख़ास बात यह है कि उनके टीलोमर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ ओरिएंट रहते हैं और इस स्टेज को हमने क्या नाम दिया है, बुकेट स्टेज। अब यहाँ पे चूंकि लैक्टोटीन में क्रोमोसोम इस तरीके से एक सिंगल थ्रेड जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं मोनोवैलेंट। क्या कहेंगे इसको, मोनोवैलेंट स्टेज, ये हमेशा याद रखना। मोनोवैलेंट या इसको मोनाड भी कहते हैं, ठीक है। मोनाड स्टेज या मोनोवैलेंट फॉर्म में क्रोमोसोम यहाँ पाया जाता है। अब लैक्टोटीन में इतना ही आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ क्रोमोसोम की कॉइलिंग शुरू हो चुकी है, कंडेंसेशन शुरू हो चुका है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम का एक आइडेंटिटी जो है वो अपीयर होने लग गई है, टीलोमर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ ही अरेंज होके पाए जाते हैं और इस पर्टिकुलर स्टेज को हम बुकेट स्टेज कहते हैं। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो सिंगल क्रोमेटेड जैसा अपीयर होता है, मतलब आप माइक्रोस्कोप में उसको देखोगे तो उसमें सिर्फ इस तरीके का एक सिंगल क्रोमेटेड सा दिखेगा। इसको कहते हैं मोनोवैलेंट या मोनाड फॉर्म, ठीक है। तो लैक्टोटीन में मोनोवैलेंट या मोनाड फॉर्म में क्रोमोसोम पाया जाता है। अब लैक्टोटीन जो है इसके बाद जो क्रोमोसोम है वो चला जाता है जाइगोटिक स्टेज में। जाइगोट मीन्स होता है पेयर, ठीक है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग करेंगे, जाइगो मीन्स होता है पेयर। तो जिस स्टेज में क्रोमोसोम पेयर करें वो कहलाती है जाइगोटीन सब स्टेज, ठीक है। अब जाइगोटीन में कौन पेयर करता है भाई, तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम को समझिए ये क्या होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, हर क्रोमोसोम जो है थोड़ा सा, जैसे ये मान लो ये क्रोमोसोम है, अब हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपी पाई जाती हैं। तो ये अगर सेम जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं जो एक जैसे हैं, इनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहेंगे इनको, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसका मतलब यहाँ पे होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से पेयरिंग कर रहे हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम साइनेप्सिस कहते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग कर रहे हैं उनको हम साइनेप्सिस कहेंगे। अब यहाँ पे साइनेप्सिस अगर हो रहा है तो दो क्रोमोसोम जैसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इनके बीच में यहाँ कोई स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो इन दोनों को होल्ड करके रख सके। तो इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म होती है और उस स्ट्रक्चर का नाम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये हमेशा याद रखना कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही बनती है, ये इसकी खास विशेषता है। और यहाँ पे जब इनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या एससी कॉम्प्लेक्स इसको शॉर्ट में कहते हैं, ये जब बनता है तो दो मोनोवैलेंट क्रोमोसोम पेयर बना लेते हैं और उस पेयर को कहते हैं बाईवैलेंट, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उसको हम बाईवैलेंट कहते हैं। तो इसका मतलब जाइगोटीन में क्रोमोसोम जो है वो बाईवैलेंट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कर लिए। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को क्या कहेंगे, प्रोसेस को साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को हमने जो नाम दिया है वो क्या है, साइनेप्सिस। और इस होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसका नाम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दो होमोलोगस क्रोमोसोम को होल्ड करके रखता है। और जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बन जाता है तो दो मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बन जाता है और उसी को हम कहते हैं बाईवैलेंट या डेआर्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना कि जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक पेयर में पाए जाते हैं बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बाईवैलेंट या डेआर्ट फॉर्म कहते हैं। और कंपटीशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे देगा कि मतलब एक सेल में सपोज करो 50 क्रोमोसोम है
तो उसमें बाइवेलेंट कितने होंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि जो भी उसमें हैप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या है उतने ही उसमें बाइवेलेंट होंगे। इसकी सीधी ट्रिक है कि नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल एच। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर इज नोन एज बाइवेलेंट, क्योंकि एक होमोलोगस पेयर को आप बाइवेलेंट कह रहे हो ना, राइट। तो इसीलिए मान लो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, अब इसमें कितने पेयर बनेंगे? इसमें 23 पेयर बनेंगे, राइट। तो इसका मतलब इसमें बाइवेलेंट कितने हुए? 23 बाइवेलेंट हुए। और ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से बाइवेलेंट की संख्या कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी भी सेल के अंदर बाइवेलेंट कितने बनेंगे, राइट। अब ये जो सेल है, सपोज करो इस तरीके से 2 क्रोमोसोम पेयर बना लिए, उसको हमने बाइवेलेंट नाम दिया। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। इसको मैं और जूम करके देखूं, अगर इस क्रोमोसोम को मैं जूम कर दूं तो देखिए होता क्या है। यहाँ इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये जो डायग्राम है ये बड़ा ही कंसेप्चुअल डायग्राम है, जिसको आप सिंगल क्रोमोसोम समझ रहे थे अब तक। एक्चुअली उसको जब हमने जूम करके देखा तो हमने देखा कि वहाँ पे इस तरीके से 2 क्रोमेटिड होते हैं, और ये दोनों क्रोमेटिड बीच में एक प्रोटीन होती है, उससे जुड़े होते हैं, और इस प्रोटीन का क्या नाम है? कोहेसिन, ठीक है। तो ये जो कोहेशन प्रोटीन है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को, एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए क्रोमेटिड को हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को इस तरीके से जोड़ के रखती है। इसी कारण जब आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो ये सिंगल दिख रहा था आपको, ठीक है। और ये बीच में ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। अब इस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को भी मैं अगर जूम करूँ तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? दोनों साइड जो है ये तो क्रोमेटिड होते हैं, जो अलग अलग क्रोमोसोम इन्होंने पकड़ रखे हैं। यहाँ पे इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे सेंटर में होता है सेंट्रल एलिमेंट, दोनों साइड में होता है लेटरल एलिमेंट, ये एक लेटरल एलिमेंट और ये एक लेटरल एलिमेंट, और सेंट्रल एलिमेंट और लेटरल एलिमेंट को जोड़ने वाला जो है, जो एलिमेंट होता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स एलिमेंट। तो इस तरीके से एक पेंट के जिप की तरह एक स्ट्रक्चर हो जाती है। तो जिप लाइक स्ट्रक्चर जैसा अपीयरेंस आता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, इसीलिए ट्रांसवर्स एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट और लेटरल एलिमेंट, ये 3 हिस्से हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के। इनको मिला के जो है हम एक टर्मिनोलॉजी कई बार यूज कर लेते हैं, वो है जिपर लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये जो तीनों फॉर्म है इनको लेके हम जिपर लाइक स्ट्रक्चर वर्ड टर्मिनोलॉजी भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे जब हम देखें तो इसमें देखिए जिपर लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन जिपर, ये प्रोटीन जिपर वर्ड यूजुअली यूज होता है तीनों एलिमेंट को मिला के। तो हमने जाइगोटीन में क्या क्या देखा कि भाई यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर कर लिए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करने के कारण उनको हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। और बाइवेल ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कैसे कर लिए? बीच में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसको हमने एससी कॉम्प्लेक्स बोला है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला है। और क्रोमोसोम यहाँ बाइवेलेंट फॉर्म में होंगे। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं तो उस पेयर को हम बाइवेलेंट या डैड कहते हैं। तो बाइवेलेंट की जो संख्या होती है वो हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम के इक्वल होती है। और ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि किस तरीके से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर होती है। तो जाइगोटीन में क्रोमोसोम पेयर कर चुके हैं, और जब हम इसको नॉर्मली लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें सिंगल क्रोमेटिड जैसा दिखता है, लेकिन जब हमने इसको जूम करके देखा तो देखा कि यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमेटिड लगे होते हैं, क्योंकि एस फेज के बाद आ रही है ना सर, तो डीएनए अपना रेप्लिकेट कर चुका है। तो ये लेकिन हमें लाइट माइक्रोस्कोप में एक ही क्रोमेटिड दिखे, और जब तक ये दोनों क्रोमेटिड जो है कोहेसिव प्रोटीन से जुड़े हुए हैं तब तक हम इसको सिंगल ही कंसीडर करते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम अगली स्टेज में जाते हैं, और वो स्टेज कौन सी है? पैकाइटीन, ठीक है। तो पैकाइटीन में हमने देखा कि भाई जो पैकाइटीन स्टेज है, पैकाइटीन स्टेज में हम ये देखेंगे कि किस जाइगोटीन में हमने ये देखा था कि जाइगोटीन में जो है क्रोमोसोम पेयरिंग कर चुके हैं, उसको हमने साइनेप्सिस बोला। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई है वो आगे किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है मियोसिस 1 को। तो पैकाइटीन, अब अगली जो सब स्टेज है प्रोफेज 1 की, उसका नाम है पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या होता है कि जाइगोटीन में देखो इस तरीके से क्रोमोसोम, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पैकाइटीन आते आते क्या होता है कि इनके बीच की जो कोहेशन प्रोटीन थी, जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड, देखिए सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को समझिए। एक सेंट्रोमियर से जितने क्रोमेटिड जुड़े हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, और 2 अलग अलग एक होमोलोगस पेयर के बीच में, राइट, 2
क्रोमेटिड जो एक ही सेंट्रोमियर से नहीं जुड़े होते उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो ये जैसे ये इसको मैं अगर 1 दे दूँ नंबर, इसको 2, इसको मैं 3 नंबर दे दूँ, इसको 4, तो देखिए 1 और 2 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, 3 और 4 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन 2 और 3 और 1 और 4 ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। तो पैकाइटिन में क्या होता है कि जो कोहेशन प्रोटीन थी वो डिग्रेड हो जाती है और इससे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं और क्रोमोसोम यहाँ पे हमें एक्स के फॉर्म में अपीयर होने लगता है। और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं सेपरेट कोहेशन प्रोटीन के टूटने पर एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक सिंगल पॉइंट पे आके ये मिलते हैं और इस पॉइंट को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच अब एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो पॉइंट है जहाँ पर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है एक दूसरे से डीएनए का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो दो सिस्टर क्रोमेटिड जो है सेपरेट हो गए, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए तो क्रोमोसोम जो है यहाँ पे इस तरीके से 4 क्रोमेटिड यहाँ पे हमें अब अपीयर होने लगते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए मोनोवैलेंट पढ़ा हमने, बाइवैलेंट पढ़ा, बाइवैलेंट जाइगोटी में बनता है, मोनोवैलेंट लैप्टोटी में बनता है, पैकाइटिन में कौन सा मिलेगा, टेट्रावैलेंट, या इसी को हम एक दूसरा नाम देते हैं टेट्राड। ठीक है, तो ये टेट्रावैलेंट या टेट्राड। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ बना ही हुआ है जो इनको होल्ड करके रखे हुए हैं, और जहाँ दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मिल रहे हैं, ये 1 नंबर था, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 2 और 3 आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे, इनके बीच में जिस पॉइंट पे ये जुड़ते हैं उसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम है रिकॉम्बिनेज। उस प्रोटीन का क्या नाम है, रिकॉम्बिनेज। अब ये प्रोटीन क्या करती है, ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को, एक्सचेंज जो डीएनए का यहाँ एक्सचेंज हो रहा है उसको जो है रेगुलेट करती है, उसको कैटलाइज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे पैकाइटिन स्टेज में आपको क्रोमोसोम जो है वो टेट्राइड फॉर्म में मिले, और क्रोमोसोम के टेट्राइड फॉर्म में मिलने के कारण जो है यहाँ पे टेट्रावैलेंट फॉर्म टर्मिनोलॉजी भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें देखी हमने। अच्छा, जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही बनता है हमेशा, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे एक प्रोटीन भी पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है मैंने, रिकॉम्बिनेज। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पे जो इस तरीके का एक्सचेंज हो रहा है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पॉइंट पे जो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। राइट, और क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है हमारे जो जीनोम है उसमें वेरिएशन आ रहा है, हमारे जो गैमेट्स बनेंगे आगे उनमें वेरिएशन हो रहा है। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जेनेटिक वेरिएशन का, क्रॉसिंग ओवर, इसको ध्यान रखना। पैकाइटिन में जो है हमने ये देख ही लिया है कि वे किस तरीके से यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो क्रोमेसिन जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, और जेनेटिक मटेरियल जिन दो क्रोमोसोम मतलब जिन क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर सका हूँ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और ये सब। अगला जो फेज है वो है डिप्लोटीन या डिक्टियोटीन। ठीक है, तो डिप्लोटीन यूजुअली डिक्टियोटीन स्पेसिफिक एक कंडीशन में यूज होता है टर्मिनोलॉजी, वो मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे हम पहले इसको डिप्लोटीन को ही ध्यान रखें। डिप्लोटीन में क्या होता है, जैसे ही सेल डिप्लोटीन स्टेज तक पहुँचती है जो हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिजॉल्व हो जाता है, मतलब वो अब टूट जाता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इनके बीच में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो टूट गया है, वो अब नहीं है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ बनी रहती है। तो इनके साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के टूटने को डिसाइनेप्सिस कहते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो तो अब तक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण स्टेबलाइज थे, अब वो तो टूट गया, तो अब ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, लेकिन रिपेल तो कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स पे वो जुड़े हुए हैं। इन पॉइंट्स को कहते हैं क्याजमेटा, जहाँ पे अभी भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं। और ये जो क्याजमेटा हैं अब ये क्या करेंगे, ये टर्मिनल की तरह, क्रोमोसोम के टीलोमर की तरह
ये मूव करना शुरू कर देते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेज है। डिप्लोटीन में एक कंडीशन ये देखी गई है कि कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes में, राइट, जैसे कुछ वर्टिब्रेट के जो oocytes हैं, अगर उसमें डिप्लोटीन को देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा देखा गया है, जैसे ये क्याजमेटा है जिस पॉइंट पे ये जुड़े हुए हैं, ये क्याजमेटा जो है अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे टर्मिनलाइजेशन, राइट, क्योंकि टर्मिनल तो इधर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। दूसरा, कुछ वर्टिब्रेट के oocytes में ऐसा देखा गया है कि जो डिप्लोटीन स्टेज है, इस स्टेज में पर्टिकुलर कोई भी सेल कई महीने तक रह सकती है या कई साल तक रहती है, और अगर वो ऐसा करती है तो उसको हम डिक्टियोटीन स्टेज कहते हैं। अगर डिक्टियोटीन वर्ड कहीं आ रहा है तो डिक्टियोटीन का मतलब होता है कि वहाँ पर डिप्लोटीन स्टेज में वो सेल काफ़ी लॉन्ग टाइम से वहाँ पर स्टे की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से डिप्लोटीन और डिक्टियोटीन में ये फ़र्क है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर कंपटीशन में पूछा भी जाता है, डिक्टियोटीन स्टेज, ठीक है, कि एंड, और ख़ासतौर से ये जो oocytes होते हैं ये कुछ वर्टिब्रेट्स में देखा गया है, वर्टिब्रेट्स में भी, एम्फीबियंस में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद जो लास्ट सब स्टेज है प्रोफेज 1 की, वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में जो है प्रोफेज, मतलब जो हम माइटोसिस में प्रोफेज पढ़ते हैं उसके जैसे सिम्टम्स है, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वहाँ सेल ऑर्गेनिज्म डिसअपीयर हो जाते हैं, तो यहाँ भी देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब डिसअपीयर हो गए। टर्मिनलाइजेशन जो प्रोसेस है, मतलब क्याजमेटा जो है वो टर्मिनल की तरफ खिसक रहे थे, वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई है, और इस प्रोसेस के कारण जो क्याजमेटा है वो टर्मिनल पे इस तरीके से, या तो इस तरीके से टर्मिनल्स पे मौजूद होते हैं या फिर वो यहाँ से स्लिप ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई सी भी कंडीशन वहाँ पॉसिबल है। इसके अलावा डाइकाइनेसिस में और देखें कि भाई डाइकाइनेसिस में और क्या हो रहा है, तो डाइकाइनेसिस में जो है यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेज 1 की जो लास्ट सब स्टेज है, इसमें सारे न्यूक्लियर जो सेल ऑर्गेनेल्स थे, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्गी बॉडी, वो सब डिसअपीयर हो गए। उसके बाद सेंट्रियोल जो है वो पोल की तरफ मूव करना शुरू हो गया, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया। टर्मिनलाइजेशन जो प्रोसेस थी जो कि डिप्लोटीन स्टेज से शुरू हुआ था, वो डाइकाइनेसिस में आता है कंप्लीट हो जाता है। उसके परिणाम स्वरूप जो क्याजमेटा थे या तो वो टर्मिनल्स पे इस तरीके से पाए जाते हैं या फिर वो यहाँ से निकल जाते हैं, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन पॉसिबल होती है। अब जो प्रोफेज 1 के बाद दूसरी सब स्टेज आ रही है, फेज आ रही है, वो है मेटाफेज 1, ठीक है। मेटाफेज 1 जो है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब मैं बताऊंगा कैसे। पहले इसके जनरल कुछ फीचर देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर किस तरीके के फीचर पाए जा रहे हैं। तो मेटाफेज 1 में देखिए होमोलोगस जो पेयर है क्रोमोसोम का वो इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो जाता है और वहाँ पे एक मेटाफेज प्लेट बनाता है। यहाँ मियोसिस 1 की जो मेटाफेज प्लेट है वो माइटोसिस या मियोसिस 2 की मेटाफेज से अलग है। माइटोसिस या मियोसिस 2 में जो मेटाफेज होती है उसको हम सिंगल मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेटाफेज बनती है मियोसिस 1 में वो डबल मेटाफेज प्लेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये डबल मेटाफेज प्लेट क्यों कहते हैं इसको मैं भी डायग्राम से समझाऊंगा आगे। यहाँ भी 3 तरीके के स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर हैं वो यूनिपोलर टाइप के पाए जाते हैं, ये मैं माइटोसिस में डिस्कस कर चुका हूँ, यूनिपोलर, बाइपोलर। तो यूनिपोलर जब भी कभी काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर होंगे वो क्रोमोसोम को साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से सेपरेट करते हैं, सेंट्रोमियर से कभी भी वो सेग्रीगेट नहीं करते। मतलब जब भी कभी ये चीज़ हमेशा याद रखो, यूनिपोलर काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर मिलेगा। अब ये यूनिपोलर क्या है, इसके लिए आपको माइटोसिस का जो मैंने सेल डिवीजन वाला वीडियो लेक्चर था वहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा, और वहाँ मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि यूनिपोलर काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर अगर कहीं पाए जा रहे हैं तो वो क्रोमोसोम को पेयरिंग, मतलब जहाँ पे पेयरिंग हो रही है, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ से तोड़ते हैं। जबकि बाइपोलर जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सेंट्रोमियर से तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में वहाँ डिस्कशन किया था हमने। उसके बाद मेटाफेज 1 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद होगा मेंडल के आप 3 नियम पढ़ते हो।
मेंडल का एक जो नियम है, थर्ड जो लॉ है, वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। तो वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो इसी स्टेज के कारण होता है। आगे मैं डायग्राम में समझाऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर लाइन पे जो पेयर बनाया था क्रोमोसोम ने वो इक्वेटर लाइन पर अरेंज हो गए हैं और डबल मेटाफेज प्लेट बना दी है। स्पिंडल फाइबर जो है तीनों तरह के बन गए हैं, यूनिपोलर टाइप के काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं और ये क्रोमोसोम से अटैच हो गए हैं। और यूनिपोलर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, यूनिपोलर टाइप के काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम को साइटोन्यूरल कॉम्प्लेक्स वाली जगह से तोड़ते हैं, ना कि सेंट्रोमियर वाली जगह से। और मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ इसी फेज के कारण होता है। अब इसको थोड़ा डायग्राम से देखें कि देखिए मेटाफेज में जो डायग्राम अगर हम देखें तो वहाँ क्या होता है, ये देखिए इस तरीके का डायग्राम वहाँ बनता है मेटाफेज में। ये जो क्रोमोसोम है पेयर देखो इस तरीके से अरेंज हो गए इक्वेटर पे, और यहाँ तीन तरीके के स्पिंडल फाइबर थे। देखिए ये जो एक ही पोल पे बन रहे हैं एक्सटर्नल स्पिंडल फाइबर, ये राइट। उसके बाद ये जो स्पिंडल फाइबर हैं जो कंटिन्यूस आ रहे हैं एक पोल से दूसरे पोल तक, ये हैं पोलर स्पिंडल फाइबर। और जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं ये कौन से हैं, काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर। तो तीनों तरह के स्पिंडल फाइबर यहाँ बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप माइटोसिस पढ़ रहे थे तो माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग तो होती नहीं है, वहाँ काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर इस तरीके से बन रहे थे, यह ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ 46 क्रोमोसोम एक लाइन में ऐसे पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल ऐसे एक प्लेट बनेगी माइटोसिस में, इसीलिए वहाँ पे जो मेटाफेज प्लेट बनती है उसको कहते हैं सिंगल मेटाफेज प्लेट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिंगल मेटाफेज प्लेट नहीं बनती है, यहाँ डबल बनती है। कैसे, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कर चुके हैं इस तरीके से, राइट। तो यहाँ जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर है वो इस तरीके से जुड़ रहे हैं, यूनिपोलर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो प्लेट बनी, एक प्लेट तो ये हो गई, मतलब 23 क्रोमोसोम तो इस इधर होंगे, और 23 जो क्रोमोसोम बचे अगर ह्यूमन सेल को देखूं तो 23 क्रोमोसोम इस साइड होंगे, तो दो प्लेट बन गई ना, इसलिए डबल मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और क्रोमोसोम यहाँ से बीच में से टूट जाते हैं, ये 23 क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, ये 23 क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जबकि माइटोसिस में क्या हो रहा था, वो सेंट्रोमियर से टूटते हैं और कितने क्रोमोसोम थे इक्वेटर पे, 46, इसीलिए 46 ही इधर गए थे और 46 ही इधर गए थे, इसीलिए वहाँ क्रोमोसोम आधे नहीं हो रहे थे। जबकि माइटोसिस में इसीलिए ऐसे आधे हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल पार्ट है ये आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से जो है माइटोसिस में क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं। माइटोसिस में और मियोसिस में किस तरीके से क्रोमोसोम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंज हो रहे हैं। अब एक चीज़ और मैंने यहाँ बताई थी कि भाई मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है वो इसी फेज के कारण है। वो ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा इसलिए है, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम का पेयर है, ये मान लो एक कोई पेयर था, इस क्रोमेटिड को मैं 1 2 3 4, तो क्रोमोसोम यहाँ से आधे होंगे। अगर यहाँ इस तरीके से ये पेयर में अरेंज होते क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम इस गैमेट्स में जाता, मान लो ये गैमेट G1 है, ये क्रोमोसोम पेयर दूसरे गैमेट्स में जाता जो कि G2 है। तो इसका मतलब इसमें इस क्रोमोसोम के जीन जाते हैं G2 गैमेट्स में, इस 3 और 4 क्रोमेटिड के जीन जाते हैं, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि 1 और 2 क्रोमेटिड इधर हो, ये इधर भी तो हो सकते थे जब पेयरिंग हो रही थी, तो ऐसा भी तो हो सकता था 3 4 इधर होते और 1 और 2 इधर होते, हो सकता था बिल्कुल। तो अगर ऐसा होता तो जो इधर की सेल से गैमेट्स बनता जिसको मैं G1 बोल रहा हूँ और इसमें यहाँ से G2 बोल रहा हूँ, तो देखिए पहले G1 में कौन सा सेट आ रहा था, 1 और 2 वाला आ रहा था। लेकिन अगर 3 और 4 इधर होते तो कौन सा सेट आता, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले केस में अगर 1 और 2 क्रोमोसोम इधर होते तो G1 में ये आते, लेकिन अगर 3 और 4 इधर हो पेयरिंग में मौजूद हैं तो यहाँ पर G1 में आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये क्रोमोसोम इधर भी हो सकता था और ये इधर भी हो सकता है। यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट तरीके से गैमेट्स में जा रहा है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ये इंडिपेंडेंट तरीके से जा रहा है। मतलब तो इस क्रोमोसोम के इधर जाने की पॉसिबिलिटी जो है ये 50% है और इसकी इधर जाने की पॉसिबिलिटी 50% है। यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है।
तो इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट में बोला था कि मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है वो इसी फेज पे टिका हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक कंसेप्चुअल पार्ट है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अब क्लियर हुई होंगी। उसके बाद एनाफेज 1 आ जाती है। एनाफेज 1 जो है, यहाँ पे होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो गए हैं। और कहाँ से सेपरेट हुए हैं? सेंट्रोमियर से सेपरेट नहीं हुए हैं, वो साइनोटेनिमल कॉम्प्लेक्स वाली जगह से सेपरेट हुए हैं। और सेपरेट होने के बाद वो पोल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इंट्राजोनल जो स्पिंडल फाइबर है, जैसा कि मैंने माइटोसिस में पढ़ाया था, ये यहाँ पे नहीं बनते हैं, राइट। क्योंकि जब कभी भी क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूटता है तभी इंट्राजोनल स्पिंडल फाइबर दो सेग्रीगेटेड सेंट्रोमियर के बीच में बनता है। तो हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्राजोनल जो स्पिंडल फाइबर है वो एनाफेज 1 में नहीं बनते, एनाफेज 2 जो कि मियोसिस 2 का पार्ट है, या माइटोसिस, वहाँ पे ये बनते हैं, बट प्रेजेंट इन मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में भी कौन सी फेज में? एनाफेज 2 में। और यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरीके से जब ये बीच में से क्रोमोसोम टूटे तो आधे क्रोमोसोम इधर गए, आधे क्रोमोसोम इधर गए, तो इधर कितने आए? अगर ह्यूमन की बात करें 23, तो क्रोमोसोम टूट कहाँ रहे हैं? ना फेज में। इसीलिए ये बोला जाता है कि ये रिडक्शन फेज है, यहाँ क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, ठीक है। तो ये एनाफेज देखा हमने। एनाफेज को थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम के तरीके से थोड़ा सा देखूं, वैसे तो मैंने ये इसकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ डिस्कस कर ली हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और उसको बेटर वे में समझते हैं। देखिए एनाफेज के क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से, देखो बीच में से टूट गए हैं, तो आधे क्रोमोसोम जो है वो इस पोल की तरफ जाना शुरू हो गए, आधे क्रोमोसोम इस पोल की तरफ, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, यहाँ रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब अगली जो फेज है वो है टीलोफेज 1। टीलोफेज जो है वो माइटोसिस की टीलोफेज जैसी ही है, टीलोफेज 1। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर हो गए हैं, राइट। क्योंकि स्पिंडल फाइबर का काम क्या था? क्रोमोसोम को पोल पे लेके आना, तो क्रोमोसोम पोल पे पहुंच गए और ये जो है इसलिए इनका काम खत्म हो गया। सेल ऑर्गेनेल दोबारा से अपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये आर्बल की बॉडी, वो यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइलिंग शुरू हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम पतले होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो इतने पतले नहीं होते जितने कि इंटरफेज में थे। ये हमेशा याद रखना कि यहाँ टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम पतला तो हो रहा है, अनकॉइल तो हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना वो किस फेज में था? इंटरफेज में था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टीलोफेज में अगर हम और देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें और टीलोफेज 1 में नहीं हैं। यहाँ हार्डली आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि भाई माइटोसिस के टीलोफेज जैसा ही है, स्पिंडल फाइबर यहाँ कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए, सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर हो गए, क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी अनकॉइलिंग नहीं कर रहे जितनी वो कहाँ अनकॉइलिंग कहाँ मौजूद थी? इंटरफेज में। अब देखिए जो है यहाँ पर मियो कैरी, हम जब मियोसिस जो है हमने जब शुरू किया था तो वहाँ पे हमने ये बताया था कि भाई मियोसिस 1 हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। अगर हम कैरियोकाइनेसिस 1 को देखें तो हम वो पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि भाई कैरियोकाइनेसिस 1 में हमने 4 फेज देखी, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1, और प्रोफेज 1 की डिफरेंट डिफरेंट सब स्टेज में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाता है साइटोकाइनेसिस 1। तो साइटोकाइनेसिस 1 जो है, जैसा कि मैं जब मैं इनिशियली डिस्कस कर रहा था तो वहाँ डिस्कस किया था कि साइटोकाइनेसिस 1 हर सेल में हो जरूरी नहीं है, दोनों ही सेल में हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। कि एनिमल सेल में अगर देखा जाए तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस 1 होता है, वो कैरियोकाइनेसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा वो तुरंत उसके बाद साइटोकाइनेसिस 1 होता है। इसीलिए एक एनिमल सेल जैसे मियोसिस 1 से इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, राइट। इसके अंदर जैसे ही दो न्यूक्लियस बन जाते हैं तो तुरंत उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा और आपको दो हैप्लॉइड सेल मिलेंगी। कितनी सेल मिलेंगी? 2 हैप्लॉइड सेल। और ये दोनों हैप्लॉइड सेल फिर से एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी और फिर से ये किस में एंटर कर जाएंगी? मियोसिस 2 में। क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों कंप्लीट होंगे तब जाके मियोसिस कंप्लीट माना जाता है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस 1 नहीं होता, मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 नहीं होता। सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस 1 में ना एंटर करके वो सीधा किस में एंटर कर जाती है? मियोसिस 2 में एंटर कर जाती है। और मियोसिस 2 के बाद ये जैसे मान लो अगर ये जो ऊपर वाला सिस्टम हमने डिस्कस किया ये एनिमल सेल का था, ठीक है। तो प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में क्या होता है, जैसे ये मान लो प्लांट सेल है,
प्लांट सेल, और प्लांट सेल ने मियोसिस 1 किया। मियोसिस 1 से इसके अंदर कितने न्यूक्लियस बने? 2 न्यूक्लियस बने। ये मान लो इस तरीके से 2 न्यूक्लियस इसके अंदर बन गए, मियोसिस 1। तो ये अब साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा, साइटोकाइनेसिस ना करके ये सीधा किस में एंटर कर जाता है? मियोसिस 2 में एंटर कर जाता है। और फाइनली मियोसिस 2 के बाद इसके अंदर कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 4 न्यूक्लियस बनते हैं, राइट। अब ये जो सेल है, अब ये जो है अब साइटोकाइनेसिस में एंटर करेगी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि साइटोकाइनेसिस जो है वो कहाँ, वन जो है वो कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, और कंपटीशन में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। अब जो है इंटरकाइनेसिस, ये क्या है भाई? देखिए इंटरकाइनेसिस क्या है कि दो मियोसिस के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको हम इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेज कहते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले तो ये कि यहाँ पर मेटाबॉलिक स्टेज है, मतलब यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी मिलेगी, सेल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है या एनर्जी जो है, बहुत सारे मेटाबोलाइट बनाए जाएंगे, बहुत सारे या प्रोटीन्स बनाई जाएंगी, आरएनए या ट्रांसक्रिप्ट होता है। और ये किसके बीच पाई जाती है? टीलोफेज 1 और प्रोफेज 2 के बीच का जो फेज है उसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्रोमोसोम यहाँ इलोंगेट होते हैं, लेकिन वो क्रोमेटिन फाइबर नहीं बनाते, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि क्रोमेटिन फाइबर एक इंटरफेज वाली कंडीशन है। जैसे इंटरफेज में आप जैसे ये इंटरफेज का न्यूक्लियस है, इंटरफेज के न्यूक्लियस को देखते हो तो वहाँ बिल्कुल ऐसे गुच्छा सा पाया जाता है ना, क्रोमेटिन नेटवर्क, उसी को हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ क्रोमोसोम अनकॉइल तो हो रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से गुच्छा नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा उनकी अभी मतलब जो स्ट्रक्चर है स्लाइटली उसमें आइडेंटिटी है। यहाँ कोई डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कई बच्चे ये दिमाग में बैठा के रखते हैं कि यहाँ भी डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो यहाँ बिल्कुल डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, लेकिन यहाँ एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो रेप्लिकेट होता है, उसका नाम है सेंट्रियोल, और वो भी किस सेल में? एनिमल सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होते ही नहीं हैं। और आरएनए और प्रोटीन यहाँ सिंथेसिस होती है मियोसिस 2 के लिए। तो मियोसिस 2 में बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी ऐसे आरएनए हैं जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उनको यहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो टाइम पीरियड है, जिसको हम इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेज कह रहे हैं, वहाँ पे हो रहा है, और आपको ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अब सेल मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, साइटोकाइनेसिस 1 की क्या सिचुएशन है ये भी हम डिस्कस कर लिए। मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच का जो टाइम गैप है उसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लिए। अब फाइनली सेल पहुंचती है मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जो मियोसिस 2 है वो बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन जैसा है, और माइटोसिस डिवीजन की जो फेज हैं, जो सारी प्रॉपर्टी हैं, वो एग्जैक्टली मियोसिस 2 की है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करना। अब मियोसिस में क्या हो रहा था कि भाई यहाँ जो मियोसिस 2 है, यहाँ पे डीएनए अमाउंट तो हाफ होगा, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो वो सेल जो है वो किस में एंटर कर जाएगी? साइटोकाइनेसिस में एंटर कर जाएगी। एनिमल और प्लांट सेल दोनों का अलग अलग बिहेवियर होता है साइटोकाइनेसिस को लेके, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस किस तरीके से करते हैं ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। माइटोसिस के अंदर सेम उसी तरीके से होगा। प्लांट सेल जो है अगर वो साइटोकाइनेसिस करेगी तो प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस माइक्रोट्यूब्यूल की वहाँ पे हेल्प लगती है, और माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से वो वहाँ पे सेल प्लेट बनाती है, ठीक है। तो ये सारी मैकेनिज्म हम जो है माइटोसिस में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस को देखें तो एनिमल सेल में माइक्रोफिलामेंट जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट जो है वो इन्वॉल्व होने के कारण एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर एक वो यहाँ बनाते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है ये फाइनली वहाँ पे फिर साइटोकाइनेसिस को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई मियोसिस में अगर कोई सेल एंटर कर रही है, जैसे ये एक सेल एंटर की, तो मियोसिस 1 के बाद यहाँ पर 2 सेल बनती हैं जो कि हैप्लॉइड होती है। यहाँ पे मान लो 2n क्रोमोसोम थे, तो मियोसिस 1 के बाद यहाँ क्रोमोसोम क्या होंगे? n। अब जैसे ही ये 2 सेल जो है मियोसिस 2 में एंटर करेंगे, फाइनली जो है कितनी सेल बनती हैं? 4। तो इसीलिए एक मियोसिस के बाद आपको हमेशा कितनी सेल मिलती हैं?
4 सेल मिलती हैं और चारों की चारों सेल हैप्लॉइड होती हैं, वहाँ पर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो मदर सेल की तुलना में हाफ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मियोसिस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि मियोसिस से रिलेटेड जो है जो भी आपके डाउट्स होंगे वो यहाँ पे दूर हुए होंगे। माइटोसिस, मियोसिस और बहुत को लेके बहुत सारे कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको लेके मैं एक अलग से ही वीडियो लेक्चर रखूँगा, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा।